नमस्कार दोस्तों, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, पिछली क्लास में पढ़ने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उन कारकों के संदर्भ में संक्षिप्त अपने अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु को 4 विभिन्न ऋतुओं में क्या किया गया है, बांटा गया है। अर्थात ये भारत की जो जलवायु है, इस जलवायु को इन 4 ऋतुओं के आधार पे अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 4 ऋतु कौन सी? एक शीत ऋतु जिसका समय माना गया है दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो समय है वो किस नाम से जाना जाता है? शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आती है ग्रीष्म ऋतु, जिसे मार्च से मध्य जून तक का समय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। फिर वर्षा ऋतु का जो समय बताया गया है भारत में मध्य जून से मध्य सितंबर तक का समय। और शरद ऋतु की बात करें तो ये मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक का जो समय है वो शरद ऋतु के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर हम बात करें इन ऋतुओं की, तो प्रत्येक ऋतु में तापमान, वायुदाब, पवने और वर्षा की मात्रा, इन सब में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अर्थात प्रत्येक ऋतु की बात करेंगे तो हर ऋतु में आपको तापमान में भिन्नता देखने को मिलेगी, आपको वर्षा में भिन्नता देखने को मिलेगी, वायुदाब में भिन्नता देखने को मिलेगी, और पवनों की जो दिशाएं हैं उन पवनों की दिशाओं में क्या देखने को मिलेगी? भिन्नता देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किस ऋतु की? शीत ऋतु की। इसकी शीत ऋतु की अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि इस शीत ऋतु में भारत में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है। कैसे कम होता है उसका भी आपको कारण ध्यान में रखना होगा। एक बार देखना, ये मान लो क्या है, ग्लोब है, और इस ग्लोब के बीचों बीच ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में अपन बात करेंगे ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसके दक्षिण में बात करेंगे 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब देखना, ये 4 तिथियां याद रखना आपको: 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, क्या है ये? देखना, अगर यहां बात करें, ये मान लो सन, सूर्य है। क्या है? सूर्य। देखना, सूर्य की जो किरणें हैं, सौर किरणें, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें तो ये भूमध्य रेखा पे क्या होती हैं? लंबवत पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है? बराबर होती है, यानी 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की क्या होती है? रात। मार्च के बाद में अपन बात करेंगे तो सूर्य धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? उत्तरायण होने लग जाता है, यानी उत्तर की ओर खिसकने लग जाता है। और 21 जून की बात करेंगे तो 21 जून को आकर सूर्य कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है? लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे करके फिर जून के बाद में वापस विषुवत रेखा की ओर या भूमध्य रेखा की ओर सूर्य आता है। फिर सितंबर से फिर सूर्य दक्षिण गोलार्ध की ओर क्या होता है? उन्मुख होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर आकर क्या होता है? लंबवत चमकता है, जिसके कारण स्थिति सूर्य की दिसंबर के महीने में कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो हम यही बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? शीत ऋतु। तो आपने शीत ऋतु का समय क्या देखा? दिसंबर से फरवरी। इसका मतलब क्या हुआ? दिसंबर के महीने में सूर्य किधर होगा?
दक्षिणी गोलार्ध में होगा। देखो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर क्या हो रहा है, लंबवत चमक रहा है। और भारत किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो अब इस समय यानी दिसंबर के महीने की अगर बात करेंगे तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध से तो हट चुका और किस गोलार्ध में आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में आ गया। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से हट चुका है तो अपन क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। तो यही बात कर रहे हैं कि शीत ऋतु में तापमान में क्या आती है, भारत में गिरावट आती है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शीत ऋतु में भारत में तापमान में गिरावट आने का प्रमुख कारण क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि इस ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर क्या होता है, लंबवत होता है, जिसके कारण एक तो यानी शीत ऋतु में भारत में टेम्परेचर कम होता है। उसके दो प्रमुख कारण हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शीत ऋतु में भारत में तापमान कम होने का प्रमुख कारण, तो पहला कारण तो आप ये बता देना, इस ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में या भारत में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। दूसरा अपन बात करें तो समुद्र से क्या होती है, दूरी। किससे दूरी, समुद्र से दूरी। ये दो कारण हैं जो कि इस ऋतु में अपन ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करें, मैंने पहले बताया प्रत्येक ऋतु में तापमान, वायुदाब, पानी और वर्षा की मात्रा में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो हम शीत ऋतु के तापमान की यहाँ पे क्या कर लें, बात कर लें कि शीत ऋतु में भारत में तापमान कितना होता है। तो देखो उत्तर से जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर आएंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। यानी ये उत्तर भारत है, उत्तर भारत से जैसे जैसे हम दक्षिण भारत की ओर आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, कारण मैं बता दूं कि भारत के दक्षिण से, यहां से आपने फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा था कि भारत के दक्षिण में क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है, जो भारत से 876 किलोमीटर क्या है, दूर। यह है भूमध्य रेखा, ठीक है। और इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में अभी आपने पढ़ा 23.5 डिग्री पर क्या है, मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा है। अब देखो इस समय शीत ऋतु में सूर्य कहाँ चमक रहा है, लंबवत मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है। तो इसका प्रभाव जो भाग मकर रेखा के नजदीक होंगे उनके ऊपर पड़ेगा, और जैसे जैसे अपन बात करेंगे इससे दूर जाएंगे, यानी ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत तक जैसे जैसे उत्तर भारत की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। और उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो भूमध्य रेखा और समुद्र से दूरी तथा समुद्र तल से ऊंचाई में वृद्धि से उत्तर भारत में तापमान क्या होता है, कम तथा तेज सर्दियां होती हैं। कारण मैंने बता दिया कि किस कारण से उत्तर भारत में टेम्परेचर कम और दक्षिण भारत में टेम्परेचर क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि दक्षिण भारत वाला भाग भूमध्य रेखा के क्या होता है, नजदीक होता है। इसके बाद में बात करें तो दक्षिण भारत में जो है भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण और समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान तुलनात्मक रूप से क्या होता है, अधिक होता है। यानी ये दक्षिण भारत वाला जो भाग है, दक्षिण भारत वाला ये जो भाग है, ये इस भूमध्य रेखा के एक तो नजदीक होता है, दूसरा अपन बात करें तो नीचे क्या है, हिंद महासागर है। यहाँ क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य रूप से देखें तो तापमान जो है वो यहाँ पे कैसा रहता है, तुलनात्मक रूप में
अधिक रहता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी होती है? सम जलवायु होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस भाग में तापांतर में ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता। इस ऋतु में उत्तर भारत में कई स्थानों की बात करेंगे तो तापमान जो है वो हिमांक बिंदु से भी नीचे क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? क्योंकि सूर्य है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण उत्तर भारत में सूर्य की किरणों का लंबवत नहीं होना, जिसके कारण उत्तर भारत में कई स्थानों पर जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से क्या हो जाता है? नीचे पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु से नीचे पहुंचने का मतलब यह होता है कि तापमान यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम यानी माइनस में क्या हो जाता है? चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है? बर्फ जमना प्रारंभ हो जाती है। इस समय उत्तर भारत में औसत तापमान जो होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है? कम होता है। इस समय की बात करेंगे, शीत ऋतु की बात करेंगे तो उत्तर भारत का औसत टेम्परेचर कितना होता है? 21 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? अधिक होता है। ये तो था किसके संदर्भ में? शीत ऋतु में तापमान की स्थिति भारत में किस प्रकार की होती है। दूसरी अपन यहाँ पे बात कर लें वायुदाब और पवनों की, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बात करें वायुदाब व पवनें। देखो वायुदाब और पवनों की स्थिति इस ऋतु में, अब देखो आपने टेम्परेचर पढ़ा है तो इसके आधार पे आप वायुदाब और पवनों की स्थिति भी पता कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा उत्तर भारत में टेम्परेचर क्या है? कम। तापमान कम है, तो तापमान कम है तो यहाँ वायुदाब क्या होगा? यहाँ उत्तर भारत में वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। दूसरी बात, दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा? कम होगा। यहाँ वायुदाब क्या होगा? कम। यानी एक चीज याद रखना, जहां टेम्परेचर अधिक हो वहां वायुदाब कम, और जहां टेम्परेचर कम हो वहां वायुदाब क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में वायुदाब अधिक, और दक्षिण भारत या हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ वायुदाब क्या होता है? कम होता है। तो अब पवनें क्या होंगी? उत्तर भारत से दक्षिण की ओर हिंद महासागर की ओर क्या होंगी? पवनें प्रवाहित होती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इस समय पवनों की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार से उत्तर भारत से पवनें किस ओर? दक्षिण की ओर क्या होंगी? प्रवाहित होंगी। यानी उत्तर और पूर्वी भाग से होते हुए ये पवनें दक्षिण भारत की ओर क्या होंगी? प्रवाहित होंगी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या कह सकते हैं? उत्तरी पूर्वी। यानी भारत में जो मानसून की स्थिति दो रूपों में देखी जा सकती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक उत्तरी पूर्वी मानसून। तो शीत ऋतु में अपन बात करेंगे तो कौन सा मानसून उत्पन्न होगा? उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे अपन कह सकते हैं लौटता हुआ मानसून। यानी इस ऋतु में मानसून उत्तर भारत से वापस लौटना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। फिर हम बात करें वायुदाब और पवनों की स्थिति, दोनों आपको मालूम होगी। टेम्परेचर का मालूम हो गया, वायुदाब और पवनों के बारे में आपको मालूम हो गया। अब इस उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा क्या की जाती है? वर्षा भी की जाती है। और वर्षा कहाँ पे की जाती है उस चीज को आपको क्या करना है? देखना है। अब देखो वर्षा की बात करें तो इस ऋतु में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय चक्रवात
और दक्षिण में लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में क्या होती है, वर्षा। अब देखो यहां पे अपन बात करेंगे वर्षा की, तो ये उत्तरी भाग हो गया, ये नीचे वाला दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया और ये पूर्वी भाग हो गया। ठीक है, ये कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग हो गया। अब उत्तर और जो पश्चिम भाग है, उत्तर पश्चिम भाग से क्या होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात क्या होते हैं, चलते हैं। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम भाग से भूमध्य सागरीय चक्रवात कहां पर आते हैं, भारत में आते हैं। दूसरी बात, दक्षिण में लौटते हुए मानसून, और इधर ये मानसून भारत में उत्तर पूर्व भाग से दक्षिण की ओर क्या होता है, लौटता है। तो इस उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से ये तमिलनाडु जो तट है, इस तमिलनाडु तट पर क्या की जाती है, वर्षा की जाती है। पहली बात सुनना, दो चीजें इसमें ध्यान रखने लायक हैं कि उत्तरी पश्चिमी भाग से क्या आते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात। कौन से, भूमध्य सागर में उत्पन्न होकर, भूमध्य सागर में क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, और वो चक्रवात किस तरफ आते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आते हैं। ये भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात इस उत्तरी पश्चिमी भाग में आए और इनके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे वर्षा की जाती है। किसके द्वारा, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के द्वारा, जिन्हें क्या बोला जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और इन पश्चिमी विक्षोभों से या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से इस उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा की जाती है। इस वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मावट। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मावट क्या है, मावट क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, मावट के नाम से जाना जाता है। और ये मावट जो है, रबी की जो फसलें होती हैं, उन फसलों के लिए सबसे ज्यादा क्या मानी गई है, लाभदायक मानी गई है। दूसरी बात करेंगे अपन, कौन सा, ये उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ जो ये मानसून है, जो उत्तर पूर्व भारत से लौटता हुआ क्या करता है, इस तमिलनाडु तट पर क्या करता है, वर्षा करता है। एक चीज ध्यान रखना, जब उत्तर पूर्व भारत से क्या हो रहा है, ये मानसून लौट रहा है, तो स्थल भाग है ये सारा, स्थल भाग से ये मानसूनी पवनें वापस लौट रही हैं। अब स्थल भाग है तो इनमें क्या नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी, आर्द्रता नहीं होगी तो ये क्या नहीं करेंगी, वर्षा नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इस तमिलनाडु तट की, तो ये फिर तमिलनाडु तट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लौटता हुआ मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में सबसे अधिक जो वर्षा करता है वो कहां पे करता है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु तट पे करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये तो स्थल भाग से होकर क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, इनमें आर्द्रता का अभाव है, फिर भी ये तमिलनाडु तट पर अधिक वर्षा कर रहे हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि इस प्रकार से लौटते हुए ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से क्या होते हैं, गुजरते हैं, और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु जो तट है, इस तमिलनाडु तट पर ये क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। इस प्रकार से सबसे ज्यादा वर्षा इनके द्वारा यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी, जो मावट होती है, ये मावट मुख्य रूप से उत्तर भारत के किन भागों में होती है, तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तरी राजस्थान है, यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में ये मावट होती है, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा क्या होती है, मावट होती है। तो इस प्रकार से अभी हमने केवल और केवल एक ऋतु के संदर्भ में पढ़ा है। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। नेक्स्ट ऋतु के संदर्भ में, ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।